क्या आपको पता है कि मोदी जी ने 56 इंच का सीना वाली कहावत कहां से चुराई थी? क्या सचमुच 500 योद्धाओं ने 28,000 की सेना को रोक दिया था? क्या सचमुच एक छोटे से गांव के किनारे लड़ी गई लड़ाई ने सदियों पुराने घमंड को चुनौती दी थी? क्या इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानियां हैं या उन गुमनाम लोगों की भी जिनके नाम तक दर्ज नहीं हुए? और सबसे बड़ा सवाल, जब हर तरफ हार निश्चित दिख रही हो तब इंसान लड़ता क्यों है? सम्मान के लिए, अस्तित्व के लिए, या आने वाली पीढ़ियों के लिए? भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव कोरेगाम आज शांत दिखाई देता है, लेकिन 1 जनवरी 1818 की सुबह यहीं की मिट्टी बारूद की गंध से भर गई थी। घोड़ों की टापें धरती को कंपा रही थीं, तलवारें म्यान छोड़ चुकी थीं और इतिहास एक नए अध्याय की तैयारी कर रहा था। कहानी शुरू होती है उस युद्ध से कुछ दिन पहले, जब पूरे दक्कन में एक नाम का खौफ था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का वह दौर जब सत्ता, राजनीति और युद्ध एक दूसरे में उलझ चुके थे। हर तरफ तनाव था। एक ओर पेशवा की विशाल सेना, दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियां। लेकिन यह कहानी सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं है। यह कहानी उन लोगों की भी है जिन्हें लंबे समय तक समाज के किनारे खड़ा रखा गया, जिनकी बहादुरी को अक्सर दर्ज नहीं किया गया और जिनके लिए यह लड़ाई सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रश्न बन गई थी। दिसंबर 1817 सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन दक्कन की राजनीति में तापमान खतरनाक रूप से बढ़ चुका था। पेशवा की सेना लगातार सक्रिय थी। कई इलाकों में झड़पें हो रही थीं। अंग्रेजी सेना को खबर मिली कि पेशवा की गतिविधियां तेज हो रही हैं। स्थिति गंभीर थी। ऐसे में एक छोटी सैन्य टुकड़ी को आगे बढ़ने का आदेश मिला। संख्या बहुत कम थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन आदेश स्पष्ट था, आगे बढ़ो, रुको मत। उस टुकड़ी में अलग अलग समुदायों के सैनिक थे। उनमें बड़ी संख्या महार सैनिकों की भी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद उनके नाम इतिहास की सबसे चर्चित लड़ाइयों में गिने जाएंगे। रात गहरी हो रही थी, आकाश में बादल छाए थे, सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, अगर सामने पूरी पेशवा सेना मिल गई तो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई देती रही, क्योंकि सब जानते थे उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उधर पेशवा के शिविर में अलग माहौल था। बड़ी सेना, घुड़सवार, तोपें, झंडे, आत्मविश्वास और संख्या का विशाल बल। कई लोगों को विश्वास था कि अंग्रेजी टुकड़ी अगर सामने आई तो कुछ घंटों में कुचल दी जाएगी। आखिर संख्या ही तो शक्ति होती है, कम से कम लोग यही मानते थे। लेकिन इतिहास बार बार एक बात साबित करता है, युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते। कभी कभी मनोबल, रणनीति और परिस्थितियां सारी गणनाएं बदल देती हैं। 31 दिसंबर की रात सैनिकों ने आसमान की तरफ देखा। नया साल आने वाला था, लेकिन किसी को जश्न की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि अगला सूरज कुछ अलग लेकर आने वाला है, बहुत अलग। किसी ने अपने परिवार को याद किया, किसी ने गांव को, किसी ने अपने बच्चों को, और किसी ने सिर्फ चुपचाप अपनी बंदूक साफ की। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में अजीब बेचैनी थी, मानो धरती खुद आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। सुबह हुई, 1 जनवरी 1818। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठा और उसी के साथ कई जिंदगियों की दिशा बदलने लगे। जब छोटी टुकड़ी कोरेगाम के पास पहुंची तो उन्हें खबर मिली, पेशवा की विशाल सेना आसपास मौजूद है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर चिंता थी, कुछ पर तनाव, लेकिन अब लौटना आसान नहीं था। सामने दुश्मन, पीछे अनिश्चितता और बीच में कोरेगाम। गांव छोटा था, लेकिन उसकी स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। अगर उसे संभाल लिया जाए तो कुछ देर तक टिके रहने की उम्मीद थी। आदेश मिला, स्थिति लो, रक्षा तैयार करो, और फिर इंतजार शुरू हुआ। दूर क्षितिज पर धूल का गुबार उठने लगा। पहले हल्का, फिर घना, फिर इतना घना कि आसमान धुंधला पड़ने लगा। किसी ने फुसफुसा कर कहा, घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी, झंडे दिखाई देने लगे, हथियार चमकने लगे, और देखते ही देखते चारों तरफ से खतरा मंडराने लगा। उस पल हर सैनिक समझ गया था, आज का दिन आसान नहीं होगा। शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि डर के साथ साथ एक और भावना भी जन्म ले रही थी, जिद। एक ऐसी जिद जो कह रही थी, अगर गिरेंगे तो लड़ते हुए गिरेंगे। युद्ध शुरू होने में अभी कुछ ही समय बाकी था, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने कई सैनिकों के मन को बदल दिया। एक बुजुर्ग ग्रामीण धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसने चारों ओर देखा, फिर कहा, बेटा, संख्या मत गिनो, हिम्मत गिनो, बस इतना ही,
और वह चला गया। किसी को नहीं पता वह कौन था, लेकिन उसके शब्द सैनिकों के मन में रह गए। संख्या मत गिनो, हिम्मत गिनो। उधर पेशवा सेना आगे बढ़ रही थी। उन्हें भरोसा था कि जीत उनकी होगी। इधर छोटी टुकड़ी अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी। दोनों पक्ष तैयार थे और फिर एक गोली चली। इतिहास का पहिया घूम गया। भीमा नदी के किनारे नए साल की पहली सुबह आग और धुएं से भर उठी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ घंटों में कोरेगांव की धरती पर ऐसा संघर्ष होने वाला था जिसकी गूंज 200 साल बाद भी सुनाई देगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, युद्ध के पहले ही घंटे में कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों सेनाओं की सारी गणनाएं बदल दी। 1 जनवरी 1818 सुबह का सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि कोरेगांव की हवा बदलने लगी। धूल का एक विशाल गुबार क्षितिज पर फैल रहा था। जितनी देर सैनिक उसे देखते रहे वह उतना ही बड़ा होता गया और फिर उन्हें समझ आ गया ये कोई साधारण दल नहीं था। ये एक ऐसी सेना थी जिसकी संख्या देखकर अच्छों के हौसले टूट जाएं। लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो डटे रहो या मिट जाओ। कोरेगांव का छोटा सा गांव अचानक एक किले में बदलने लगा। पत्थर की दीवारें, छोटे मकान, संकरी गलियां, मंदिर के आसपास का इलाका, हर जगह सैनिक अपनी स्थिति लेने लगे। कोई बंदूक भर रहा था, कोई गोला बारूद जमा कर रहा था, कोई दूरबीन से दुश्मन की गतिविधियां देख रहा था। सब जानते थे आज जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। उधर पेशवा की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें इतनी तेज थीं कि धरती कांपती महसूस हो रही थी। सैकड़ों झंडे हवा में लहरा रहे थे। तलवारों की चमक सूरज की किरणों को काटती हुई दिखाई दे रही थी। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था। क्यों न होता, संख्या उनके साथ थी, शक्ति उनके साथ थी। और सामने एक छोटी सी टुकड़ी। युद्ध शुरू होने से पहले कई लोगों को लगा था कि यह लड़ाई शायद कुछ घंटों से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन इतिहास अक्सर वहीं से मुड़ता है जहां लोग उसे खत्म मान लेते हैं। दोपहर से पहले पहली गोली चली। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठे पक्षी आसमान में उड़ गए। फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों और बारूद के धुएं से भर गया। युद्ध शुरू हो चुका था। पेशवा सेना का पहला हमला बेहद तेज था। उनकी योजना साफ थी, तेजी से दबाव बनाओ, छोटी टुकड़ी को घेरो और कुछ ही समय में खत्म कर दो। घुड़सवार आगे बढ़े, पैदल सैनिक उनके पीछे। चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कोरेगांव की स्थिति मजबूत थी। गांव की संरचना रक्षात्मक लड़ाई के लिए अनुकूल साबित हो रही थी। हर गली एक बाधा बन रही थी, हर दीवार एक ढाल, हर मोड़ एक नया खतरा। जो सैनिक खुले मैदान में संख्या का फायदा उठाना चाहते थे, उन्हें अब संकरी जगहों में लड़ना पड़ रहा था। और यहीं पहली बार युद्ध की गति धीमी पड़ गई। पहला हमला रोका गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार हमलावर आगे बढ़ते, हर बार उन्हें भारी प्रतिरोध मिलता। घंटे बीतने लगे, लेकिन न तो हमला रुक रहा था और न ही बचाव टूट रहा था। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया। गर्मी बढ़ने लगी, प्यास बढ़ने लगी, थकान बढ़ने लगी, लेकिन लड़ाई जारी रही। एक समय ऐसा आया जब कुछ सैनिकों के पास पानी लगभग खत्म होने लगा। ओठ सूख चुके थे, आंखों में जलन थी, शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे अगर एक मोर्चा टूटा तो पूरा बचाव टूट सकता है। युद्ध अब सिर्फ हथियारों का नहीं रह गया था, ये इच्छा शक्ति की लड़ाई बन चुका था। कौन ज्यादा देर टिक सकता है, कौन ज्यादा दर्द सह सकता है, कौन ज्यादा देर तक उम्मीद बनाए रख सकता है। इसी बीच एक अफवाह फैल गई। किसी ने कहा दुश्मन हमारी संख्या से कई गुना ज्यादा है। दूसरे ने कहा हमें मदद नहीं मिलने वाली। तीसरे ने कहा शायद हम यहाँ से जीवित नहीं निकलेंगे। ऐसी बातें किसी भी सेना का मनोबल तोड़ सकती थीं, लेकिन उस दिन कुछ अलग हो रहा था। डर था, बहुत डर था, लेकिन उससे बड़ी चीज भी थी, हार न मानने की जिद। दोपहर बीत गई, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ, उल्टा और भयानक हो गया। अब हमले ज्यादा संगठित होने लगे। कई दिशाओं से एक साथ दबाव बनाया जाने लगा। हर तरफ गोलियां चल रही थीं, हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं, हर तरफ धुआं था। बारूद की गंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। कुछ स्थानों पर हाथापाई की नौबत आ गई। अब दूरी इतनी कम हो गई थी कि सैनिक एक दूसरे के चेहरे तक देख सकते थे। कोरेगांव का हर कोना युद्ध भूमि बन चुका था। और फिर शाम होने से कुछ पहले युद्ध ने एक खतरनाक मोड़ लिया। पेशवा सेना ने एक ऐसी जगह पर दबाव बनाना शुरू किया जिसे बचाव की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था।
अगर वो स्थान टूट जाता तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। चारों तरफ से हमले शुरू हुए, गोलियों की बौछार होने लगी। स्थिति बेहद गंभीर हो गई। कुछ पल के लिए लगा शायद अब बचाव नहीं टिक पाएगा, शायद अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। थके हुए सैनिक जो घंटों से लड़ रहे थे अचानक पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ डट गए, मानो उन्हें समझ आ गया हो यही वो क्षण है जो तय करेगा कि उनका नाम इतिहास में कैसे याद किया जाएगा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ झुक रहा था, आसमान लाल होने लगा था, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि रात नजदीक आ रही थी और अंधेरे में होने वाली लड़ाई दिन की लड़ाई से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में पेशवा शिविर में एक ऐसी खबर पहुंचने वाली है जो पूरी लड़ाई की दिशा बदल सकती थी। और जब वह खबर पहुंची तो कई सेनापति कुछ पल के लिए चुप रह गए, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ ये युद्ध उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। सूरज अब ढलने लगा था, लेकिन कोरेगांव की धरती पर आग अभी भी बरस रही थी। सुबह से शुरू हुई लड़ाई अब शाम में प्रवेश कर चुकी थी। घंटों बीत चुके थे, बारूद के बादल आसमान पर छा चुके थे, धूल, धुआं और चीखें सब एक दूसरे में घुल चुके थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस छोटी टुकड़ी को सुबह तक कुछ ही घंटों में खत्म मान लिया गया था, वह अभी भी डटी हुई थी। उधर पेशवा शिविर में बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ सेनापति बार बार युद्ध क्षेत्र की तरफ देख रहे थे। गणित उनका साथ नहीं दे रहा था। संख्या उनकी थी, संसाधन उनके थे, घुड़सवार उनके थे, लेकिन जीत अभी भी उनके हाथों में नहीं आई थी। यहीं से युद्ध का दूसरा चेहरा सामने आया, क्योंकि कई बार लड़ाई तलवारों से नहीं दिमागों में जीती और हारी जाती है। सुबह तक आत्मविश्वास से भरी सेना अब सवाल पूछने लगी थी, इतनी देर क्यों लग रही है? ये लोग पीछे क्यों नहीं हट रहे? आखिर इन्हें ताकत कहां से मिल रही है? दूसरी तरफ कोरेगांव के भीतर भी हालत आसान नहीं थी। कई सैनिक घायल हो चुके थे, कुछ अपने साथियों को खो चुके थे, कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ के शरीर जवाब देने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हट रहा था। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ आदेश का पालन नहीं था, अब ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। हर सैनिक जानता था अगर यह मोर्चा टूटा तो शायद कोई नहीं बचेगा, और जब इंसान के सामने सिर्फ दो विकल्प रह जाएं, या तो डटे रहो या खत्म हो जाओ, तब अक्सर वो अपनी छिपी हुई ताकत खोज लेता। शाम गहराने लगी, आकाश का रंग लाल से बैंगनी होने लगा, और तभी एक नया हमला शुरू हुआ। पहले से ज्यादा बड़ा, पहले से ज्यादा आक्रामक, पहले से ज्यादा खतरनाक। ऐसा लगा जैसे पूरी शक्ति एक ही दिशा में झोंक दी गई हो। गोलियां लगातार चल रही थी, पत्थरों पर टकरा कर आवाजें गूंज रही थी, घोड़े बेकाबू होकर दौड़ रहे थे, जख्मी लोग दर्द से कराह रहे थे, और इस सब के बीच समय मानो रुक गया था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, किसी को ठीक ठीक पता नहीं था, क्योंकि अब घड़ी नहीं चल रही थी, अब सिर्फ युद्ध चल रहा था। इसी दौरान एक घटना हुई। एक घायल सैनिक दीवार के सहारे बैठा था। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे, सांसें भारी हो रही थी। उसके पास बैठा दूसरा सैनिक बोला, आराम कर लो। लेकिन घायल सैनिक ने जवाब दिया, आराम बाद में कर लेंगे, पहले ये दिन खत्म होने दो। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं थी, उस दिन सैकड़ों लोगों के मन में यही भावना थी। शरीर थक चुका था, लेकिन मन नहीं। और यही युद्ध का सबसे खतरनाक रूप होता है, जब इंसान दर्द से ऊपर उठकर सिर्फ लक्ष्य देखने लगे। उधर पेशवा सेना को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। खुले मैदान का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा था। गांव की संरचना हर कदम पर रुकावट बन रही थी। जहां संख्या का फायदा मिलना चाहिए था, वहां जगह ही कम पड़ रही थी। जहां तेजी चाहिए थी, वहां रुकना पड़ रहा था। जहां डर पैदा करना था, वहां सामने वाले डरने को तैयार ही नहीं थे। युद्ध का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा था, और ये बदलाव तलवारों से ज्यादा मनोबल में दिखाई दे रहा था। रात अब नजदीक थी, अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, दूर कहीं मशालें दिखाई देने लगी। लेकिन अंधेरे के साथ एक और चीज आई, अनिश्चितता, क्योंकि रात में कोई नहीं जानता कि अगला हमला कहां से आएगा। कोई नहीं जानता कि अगली गोली किसे लगेगी, कोई नहीं जानता कि अगली सुबह देखने को मिलेगी भी या नहीं। इसी बीच युद्ध क्षेत्र में एक खबर फैलने लगी, पहले धीमे धीमे, फिर तेजी से, और फिर हर तरफ। कहा जाने लगा कि सामने वाली टुकड़ी टूटने वाली नहीं है। कहा जाने लगा कि जितना दबाव बढ़ाया जा रहा है, उतना ही उनका प्रतिरोध बढ़ रहा है। कहा जाने लगा कि ये लड़ाई अब उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगी साबित हो रही है।
और यही खबर धीरे धीरे दोनों पक्षों के मनोबल को प्रभावित करने लगी। एक तरफ थकान के बावजूद आत्मविश्वास बढ़ रहा था, दूसरी तरफ संख्या के बावजूद बेचैनी बढ़ रही थी। युद्ध में अक्सर ऐसा ही होता है, कभी कभी एक सेना के पास ज्यादा सैनिक होते हैं, लेकिन दूसरी सेना के पास ज्यादा विश्वास होता है, और कई बार विश्वास संख्या पर भारी पड़ जाता है। रात की ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र अब भी गर्म था। घायल लोगों की कराहें सुनाई दे रही थी, बारूद की गंध अब भी हवा में तैर रही थी, और हर व्यक्ति एक ही सवाल सोच रहा था, कल सुबह कौन जिंदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात पेशवा के शिविर में कुछ महत्वपूर्ण सलाह मशविरा होने वाला था। कुछ लोग कह रहे थे कि दबाव और बढ़ाया जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि स्थिति का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, कुछ लोग मानने लगे थे कि यह लड़ाई अब वैसी नहीं रही जैसी सुबह दिखाई दे रही थी। और वहीं कोरेगांव के भीतर थके हुए सैनिकों को पहली बार एहसास हुआ कि शायद, बस शायद, वे असंभव को संभव बना सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण लेकर आने वाली है। एक ऐसा क्षण जो आने वाले 200 वर्षों तक बहस, चर्चा और स्मृति का हिस्सा बना रहेगा। और जब वह सुबह आएगी तो कोई भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। रात बीत चुकी थी, लेकिन कोरेगांव में किसी ने वास्तव में रात देखी ही नहीं थी। किसी ने आंखें बंद नहीं की थी, किसी ने चैन की सांस नहीं ली थी, किसी ने ये यकीन नहीं किया था कि वह अगली सुबह देख पाएगा। युद्ध के बाद की रातें हमेशा अजीब होती हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन वह सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। हर तरफ घायल लोग थे, टूटी हुई दीवारें थीं, जली हुई जमीन थी, और बारूद की वह गंध जो मानो हवा का हिस्सा बन चुकी थी। 1 जनवरी की रात खत्म हुई, 2 जनवरी की सुबह शुरू हुई। सूरज धीरे धीरे उगा, और उसके साथ ही दोनों पक्षों ने युद्ध भूमि को देखा। वही मैदान, वही गांव, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि यह वह कोरेगांव नहीं था जो एक दिन पहले था। यह अब एक युद्ध भूमि बन चुका था, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर किसी संघर्ष की कहानी कह रहा था। उधर पेशवा शिविर में बेचैनी बढ़ चुकी थी, जिन्हें लगा था कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। वे अब नए सवाल पूछ रहे थे। जिन्हें लगा था कि सामने वाली टुकड़ी टूट जाएगी, वे अब समझने लगे थे कि मामला इतना आसान नहीं है। और यहीं से इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि कई बार जीत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि कौन मैदान में खड़ा है। जीत इस बात से भी तय होती है कि कौन अपने लक्ष्य को हासिल कर पाया और कौन नहीं। सुबह के समय दोनों पक्ष एक दूसरे को देख रहे थे, थके हुए, घायल, लेकिन अभी भी तैयार। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। पहले जो लड़ाई सिर्फ ताकत की थी, अब वह मनोबल की लड़ाई बन चुकी थी। और मनोबल का कोई वजन नहीं होता, कोई संख्या नहीं होती, कोई गणित नहीं होता। यही कारण है कि इतिहास में कई बार छोटे दल बड़े दलों को रोकने में सफल रहे हैं। यही कोरेगांव में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा था। घंटों तक चले संघर्ष ने एक बात साफ कर दी थी, यह कोई साधारण प्रतिरोध नहीं था। यह एक ऐसा प्रतिरोध था जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। धीरे धीरे खबरें फैलने लगी, युद्ध खत्म होने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके परिणाम की चर्चा शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग इसे सैन्य घटना कह रहे थे, कुछ इसे साहस की कहानी, कुछ इसे रणनीति की जीत, और कुछ इसे सम्मान की लड़ाई। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत थे, यह संघर्ष उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ था। यहीं से वह कहानी जन्म लेती है जो आने वाले वर्षों में अलग अलग रूपों में सुनाई जाने वाली थी। कोई इसे वीरता की कहानी कहेगा, कोई प्रतिरोध की, कोई सामाजिक सम्मान की, और कोई राजनीतिक प्रतीक की। लेकिन उस सुबह वहां मौजूद लोगों को भविष्य की इन बहसों का अंदाजा नहीं था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि उन्होंने एक असाधारण दिन देखा है, एक ऐसा दिन जब संख्या और शक्ति के सारे अनुमान बदल गए, जब हार और जीत की पारंपरिक परिभाषाएं चुनौती के घेरे में आ गईं, जब गुमनाम लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। और शायद इसी कारण 200 साल बाद भी भीमा कोरेगांव का नाम लिया जाता है, क्योंकि कुछ युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, वे स्मृतियों में भी लड़े जाते हैं, वे विचारों में भी लड़े जाते हैं, वे इतिहास की किताबों से निकलकर समाज की चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। और भीमा कोरेगांव उन्हीं घटनाओं में से एक है। आज भी जब लोग उस युद्ध की बात करते हैं तो सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं गिनते, वे साहस की बात करते हैं, दृढ़ता की बात करते हैं, और उस जिद की बात करते हैं जो इंसान को असंभव परिस्थितियों में भी खड़ा रहने की ताकत देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उसकी याद नहीं। समय बीतता गया, साल बीतते गए, दशक बीतते गए, साम्राज्य बदले, सरकारें बदली, नक्शे बदले, लेकिन कोरेगांव की कहानी जीवित रही।
लोग उसे अपने अपने नजरिए से पढ़ते रहे, समझते रहे, सुनाते रहे, और शायद यही किसी भी ऐतिहासिक घटना की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह सिर्फ अतीत नहीं रहती, वह वर्तमान का हिस्सा बन जाती है। आज भी जब कोई उस युद्ध को याद करता है तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या सचमुच संख्या ही सब कुछ होती है, या फिर हौसला, संकल्प और दृढ़ता कभी कभी इतिहास का रुख बदल सकते हैं। और शायद भीमा नदी के किनारे खड़ी वह पुरानी धरती आज भी यही जवाब देती है। संख्या गिनने वाले बहुत थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें याद रखा। जो डटे रहे,